नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन 1854 से 1947 तक। ये विषय जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ये टॉपिक जो है एमए सेकंड सेम के में छत्तीसगढ़ की राजनीति नाम के पेपर में है विश्वविद्यालय में। लगभग छत्तीसगढ़ के अधिकांश विश्वविद्यालयों में, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पेपर हैं और हमारे ऑटोनॉमस कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में भी, सॉरी सिलेबस में भी ये है। छत्तीसगढ़ पर एक पेपर है हमारे, स्टेट पॉलिटिक्स में भी छत्तीसगढ़ है। तो इसमें इसके अलावा भी दूसरे पेपर भी होते हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें ये हिस्सा काफ़ी बड़ा कवर हो जाता है। चूँकि 1854 से ये शुरू है और आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पहला आया और ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने ही नियंत्रण में ले लिया। तो भारत में ब्रिटिश शासन प्रारंभ ही होता है 1858 से। उसके पहले का जो शासन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश शासन में आता है। तो इसमें आज के लेक्चर में हम जो हमारा फोकस रहेगा वो छत्तीसगढ़ के जो आज का जो छत्तीसगढ़ है और उस समय का जो छत्तीसगढ़ था, उसका जो प्रशासकीय संरचना है और जो भौगोलिक संगठन है वो किस प्रकार बना और एक मोटे मोटे क्या प्रशासनिक सुधार हुए इस अवधि में। तो 1854 से जैसा है शुरू है। तो 1854 के पहले अभी का वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश हिस्सा है वो नागपुर रियासत के अंतर्गत आता था। एक्चुअली इस पेपर का जो मटेरियल है वो ज़्यादा आपको मिलेगा इतिहास की किताबों में। छत्तीसगढ़ के जो रिसोर्स हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास में जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है उसमें ये काफ़ी डिटेल मिलेगा इसमें आपको। तो राजनीति विज्ञान की किताब में आप चैप्टर है, लेकिन इसका आपको रिसोर्स मटेरियल जो है वो आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, खास करके छत्तीसगढ़ का इतिहास। कई लोगों ने छत्तीसगढ़ में इस पर विश्वविद्यालयों में काम किया है और काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि 1854 के पहले तक ये नागपुर रियासत का हिस्सा था। अब ये 1854 का जो समय है वो लॉर्ड डलहौजी का समय था। लॉर्ड डलहौजी भारत के जो सबसे बदनाम गवर्नर जनरल रहे हैं उसमें से रहा है लॉर्ड डलहौजी, और उसकी हड़प नीति बड़ी मशहूर है। हड़प नीति के तहत उन रियासतों को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जिनकी संतानें नहीं थी। यही बात लागू होती थी नागपुर रियासत पर। नागपुर रियासत के जो महाराजा थे, रघुराज तृतीय, अगर मुझे ठीक से याद है तो वो निसंतान थे और दिसंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। वो दिवंगत हो गए। तो उनको उनके जीवित रहते ही गोद लेने का अधिकार उनको दिया नहीं था। ब्रिटिश रेजिडेंट थे मिस्टर विल्किंसन शायद, और वो उन्होंने गवर्नर जनरल से पत्राचार किया, वो नहीं मिला था उनको। तो स्वाभाविक रूप से वो रियासत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गई। जो डलहौजी की हड़प नीति थी कि जब तक वो राजा हैं जिनकी संतान नहीं है तब तक तो वो राजा रहेंगे, लेकिन उनके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उनका। तो इस नीति के तहत नागपुर रियासत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गई। जैसा कि मैंने कहा कि नागपुर रियासत का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में सीधे सीधे आ गया। उसके पहले तक छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन था वो जैसा नागपुर की रियासत का प्रशासन था उसी के अधीन वो चलता था। तो ये 13 मार्च 1854 को हुआ। 1853 दिसंबर में महाराजा की नागपुर की मृत्यु होती है और 13 मार्च को औपचारिक रूप से वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है और छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाता है। फिर जब ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया तो नागपुर जो एक रियासत थी अब वो एक कमिश्नरी हो गई, एक संभाग हो गया। और मिस्टर जो विल्किंसन थे, मेंसल था, मिस्टर मेंसल जो है वहाँ के पहले कमिश्नर बने, संभागायुक्त जिसको हम बोलते हैं। तो नागपुर कमिश्नर थी, तो ये डिप्टी कमिश्नरी बनी रायपुर। तो यहाँ पर पहले डिप्टी कमिश्नर मिस्टर इलियट की नियुक्ति हुई उस समय, और ये सीधे उनके
अंडर में आता था। अब जब मिस्टर इलियट यहाँ आए तो उन्होंने पुरानी प्रशासकीय संरचना में चेंज किया। पुरानी प्रशासकीय संरचना में जो पद होते थे फड़नवीस, कमाविंसदार, ये सब मराठा प्रशासन के पदनाम हैं, इसको उन्होंने महत्वहीन कर दिया और तहसीलदारी प्रारंभ की उन्होंने। तो ये पहली तहसीलदारी प्रारंभ होती है और उसमें आपके रायपुर, रतनपुर और धमतरी, ये 3 तहसीलें उस समय शुरू होती हैं, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। फिर 1854 में 3 तहसीलें चालू। तहसीलदार का पद, उसके नीचे परगने बनाए गए और परगनों की जवाबदारी जो है वो नायब तहसीलदार का पद बनाया गया। और तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इन पदों पर भारतीय लोगों की उन्होंने नियुक्ति की। डिप्टी कमिश्नर जो आजकल के कलेक्टर के पद के बराबर होता था, तो आप समझिए कि 1854 में पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक प्रशासनिक बड़ा अधिकारी होता था, डिप्टी कमिश्नर, जो मिस्टर इलियट थे। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लायक जानकारी है। तो मिस्टर इलियट पहले डिप्टी कमिश्नर थे। अब पहली 3 तहसीलें बनी, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। इसके बाद 1857 में 2 तहसीलें और बढ़ाई गई, वो थी धमधा और नवागढ़। थोड़े ही दिन बाद 8 महीने बाद लगभग धमधा की जगह दुर्ग को तहसील बनाया गया। तो दुर्ग जो है वो 1857 में धमधा, नवागढ़ और दुर्ग, ये 2 तहसील नहीं बनी। 1862 में एक बड़ी घटना हुई। 1862 में छत्तीसगढ़ को अलग संभाग बना दिया गया। संभाग जो नागपुर था वो अलग संभाग हो गया और छत्तीसगढ़ अलग संभाग हो गया। अब छत्तीसगढ़ में जो संभाग बना, इसमें संबलपुर को शामिल किया गया। संबलपुर जो आज के उड़ीसा में है, संबलपुर यहाँ के संभाग का हिस्सा बना। तो ये संबलपुर में आपके एक कमिश्नर नियुक्त हुए। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 नए जिले बने 1862 में। 3 नए जिले बनते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1854 से 1862 तक हम आ गए। अब अगली जो बड़ी घटना होती है 1905 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1905 में ये वही समय था, बंगाल विभाजन वाला समय। और 1905 में ये लॉर्ड कर्जन का टाइम था। लॉर्ड कर्जन वायसराय था और काफ़ी विवादास्पद व्यक्तित्व था, लेकिन उसके टाइम में काम भी बहुत हुआ था, डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी हुए थे। रेल लाइन, सड़कों का, राजमार्गों का निर्माण, ये सब बहुत हुआ था। तो 1905 में एक बड़ी घटना ये हुई कि छत्तीसगढ़ का फिर से पुनर्गठन किया गया। और छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन से जो संबलपुर था वो निकाल दिया गया, उसको बंगाल में मिला दिया गया। और आज का छत्तीसगढ़ जैसा है, ये लगभग उसी समय शक्ल में आया, क्योंकि तब तक सरगुजा संभाग आज का जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं था। 1905 में से पहले ये छोटा नागपुर का हिस्सा था। छोटा नागपुर जो झारखंड का, ये भौगोलिक एरिया का नाम है छोटा नागपुर। तो आज उत्तरी छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा जो है छोटा नागपुर का पठार और पश्चिमी हिस्सा जो है वो बघेलखंड का पठार, जो भूगोल में मानते हैं सब। तो उस समय जशपुर, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा और चांगबखार, ये 5 रियासतें छोटा नागपुर से छत्तीसगढ़ में शामिल की गई। तो आज का जो सरगुजा संभाग है और ये छत्तीसगढ़ और नीचे का एरिया, ये पूरा लगभग पूरा छत्तीसगढ़ जैसा आज है, ये 1905 में शक्ल में आया। और इस समय रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये 3 तहसीलें बनी। और लगभग इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था हुई, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, जो जिले बने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये 3 जिले जो बने, इन 3 जिलों में डिप्टी कमिश्नर होते थे। कमिश्नर, चूंकि छत्तीसगढ़ कमिश्नरी बना, तो कमिश्नरी के नीचे डिप्टी कमिश्नर, ये जो कलेक्टर की हैसियत होती थी, वो डिप्टी कमिश्नर, उसके नीचे तहसीलदार और डिप्टी नायब तहसीलदार। ये प्रशासनिक व्यवस्था मोटे तौर पर सन 47 तक यही प्रशासनिक व्यवस्था रही। अब इस बीच में जो घटनाएं हुई 2 प्रकार की। एक तो उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार ज़्यादातर जो कर्जन और उसके पहले डलहौजी के ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक सुधार हुए थे, लेकिन वो हड़प नीति और 1856 में चला गया था। 57 में क्रांति हुई, तो उसका बड़ा जिम्मेदार उसको ही माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को।
तो कुछ प्रशासनिक सुधार हुए। उन्होंने इस बीच में ब्रिटिश शासन में छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक संरचना है वो मराठा प्रशासन से काफ़ी अलग हो गई, और उन्होंने वो मेजर जो रिफॉर्म्स थे, जो मुख्य सुधार थे, जो भारत में दूसरी जगह भी हो रहे थे, वो छत्तीसगढ़ में हुए, जिसमें पुलिस मैनुअल लागू करना, जेल मैनुअल लागू करना, इंडियन पीनल कोड लागू हुआ, आपके शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, और आपके नगर पालिका, नगर परिषदों का गठन हुआ, स्थानीय निकाय जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें हुई। तो ये पीरियड 1905 के बाद काफ़ी तेज़ी से इन सब चीज़ों में प्रगति की। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन चूँकि इसमें चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये अलग से एक चैप्टर है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन, जो इस समय शुरू होता है, और सामाजिक सुधार पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो किए गए और दूसरे लोगों द्वारा भी, उसके लिए अलग से है, इन पे अलग से भी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इन पे इनके नाम से अलग से यूनिट है। तो उस पर दूसरे लोगों ने वीडियो बनाए हैं और उस पर अलग से चर्चा की। तो हमारी चर्चा जो है इसी प्रशासनिक सुधार पे रहेगी। एक तो पोस्ट मास्टर 1857 में पहला पोस्ट ऑफिस रायपुर में खुला, मिस्टर स्मिथ उसके पहले पोस्ट मास्टर बने। तो एक डाक सिस्टम जो है, मेल सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों के लिए मेल सिस्टम और रेल सिस्टम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसलिए आप देखते हैं कि गाड़ियों, ट्रेनों के नाम जो है मेल, पंजाब मेल, बॉम्बे मेल होता है। तो ये मेल क्या होता है? तो ये ब्रिटिश जमाने में मेल मतलब डाक, मेल का मतलब डाक, डाक विभाग मतलब मेल। तो मेल जो होती था वो ट्रेन से भेजे जाते थे, और मेल ट्रेनों को बड़ी स्पेशल हैसियत प्राप्त होती थी, वो तेज चलती थी और उनको जगह जगह रोका नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें सरकारी डाक होती थी जो तत्काल सूचना पहुंचानी जरूरी होती थी। तो इसलिए वो ट्रेन में जो मेल सिस्टम आप देखते हैं, एक्चुअली वो डाक सिस्टम से ही वो, इसीलिए उसका नाम मेल ट्रेन है। मेल ट्रेन को अलग हैसियत होती थी उस जमाने में। मेल ट्रेन है मतलब ये दूसरी ट्रेन से अलग है, मतलब इसको जल्दी निकालना पड़े, क्योंकि डाक होता था उसमें, अक्सर सरकारी खजाने भी जाते थे उसमें। तो मेल उनके लिए जरूरी लाइफ लाइन इसलिए थी कि सूचना तंत्र जो है, आज सूचना तंत्र मोबाइल और फिंगर टिप पे सारी सूचनाएं हैं, उस जमाने में जो जानकारी थी वो, बाद में टेलीग्राफ वगैरह आ गया था, ट्रेन से ही जाती थी और उसको डाक भी लग जाती थी। तो भारत में सड़कों का और ट्रेन का और इसका जाल बिछाना उनको अपने प्रशासन को ठीक से चलाने और प्रशासन पर कठोर और मजबूत नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए। तो सन 1900 तक बॉम्बे, हावड़ा, कलकत्ता से बम्बई ये रेल लाइन बन गई थी, और इस रेल लाइन पर ही बिलासपुर पड़ता, रायपुर पड़ता और दुर्ग पड़ता, राजनांदगांव पड़ता, छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा। तो ये सब ये स्टेशन जो है वो अस्तित्व में आ गए, ये सब चीजें आ गई। ग्रैंड ईस्टर्न रोड, जिसको जी रोड, जो दुर्ग रायपुर से होकर के उड़ीसा जाती है, तो उस समय जो बनी थी वो नागपुर से संबलपुर तक बनी थी। ये 1862 में तैयार हुई थी। तो ये 1854 में लेने के बाद ये छत्तीसगढ़ में जो मेजर जो रोड्स हैं, रेलवे लाइन है, इनका विकास हुआ, पोस्टल डिपार्टमेंट बना, स्कूली शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ। तो वो समझिए कि सन 1900 तक लगभग 100 स्कूल, 98 का फिगर एक किताब में दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि लगभग 98-100 स्कूल जो है वो रायपुर संभाग में, मतलब एरिया में बन गए थे। तो ये स्कूली एजुकेशन काफ़ी था। 1938 में छत्तीसगढ़ को पहला कॉलेज मिलता है, छत्तीसगढ़ कॉलेज, जो रायपुर में है। स्वर्गीय योगानंदम जी ने उनको उस कॉलेज को स्थापित किया था, उसी नाम से वो कॉलेज है। 1938 में बनता है पहला कॉलेज। स्कूली शिक्षा का प्रसार हुआ। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन, एक तो प्रशासकीय संरचना जो है वो स्थापित हुई। आज के छत्तीसगढ़ का जो लगभग भौगोलिक एकीकरण है ये लगभग 1905 में पूरा हो गया था। और पुलिस मैनुअल, जेल मैनुअल, पुलिस सिस्टम जो है वो इन्होंने 1862 में पुलिस प्रणाली अलग की, पुलिस अधीक्षक प्रणाली बनी। रायपुर में पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी बोलते हैं, वो स्थापित हुई। उसके पहले पुलिस का और न्याय का काम ज़्यादातर वो राजस्व विभाग के ही लोग करते थे। डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ा अधिकारी होता था, तहसीलदार को बहुत सारे अधिकार न्याय के प्राप्त थे, मतलब फौजदारी न्याय के भी, दीवानी न्याय भी, फौजदारी न्याय। तो इसके पुलिस सिस्टम को पूरी तरह पुलिस अधीक्षक प्रणाली 1862 में चालू हुई। तो ये पुलिस
अब पुलिस मैनुअल लागू हुआ, मेरे ख्याल से 1858 में लागू हुआ पुलिस मैनुअल। पुलिस मैनुअल का क्या मतलब था, पुलिस की भर्ती कैसे होगी, उसका उसका उसके बारे में सारी नियमावली, उसका आचरण क्या होगा। पहले तो मुगल पीरियड में जमींदार ही पुलिस अधिकारी, मतलब उस न्याय, फौजदारी, दीवानी, सब सारे वो जो पुलिस पावर होते थे उनको, वो सब उन्हीं के पास सारे अधिकार रहते थे। तो ये सब इन्होंने पुलिस सिस्टम को उन्होंने अलग किया। तो जेल मैनुअल, जेल की व्यवस्था की। जेल बहुत छोटी सी होती थी मराठा साम्राज्य में, उसका उनको कैदियों को खुद ही खाना बनाना पड़ता था, उसका मेस का स्थापना किया जेल में। तो ये सुनने में बड़े अच्छे सुधार लगते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या था, उनको एक जो भारत में जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा करना था अपने मतलब का, अपने स्वार्थ के हिसाब से, जिसके हिसाब से उनको भारत का प्रशासन चलाना था। असल में वो प्रशासन जो है वो ब्रिटिश राजस्व बढ़ाने के लिए था और ब्रिटेन के हितों के वृद्धि करने के लिए था। तो उन्होंने ये जो व्यवस्था बनाई, ये लगभग 1947 तक चलती रही। अब इसमें 1909 का अधिनियम जो आप भारत के संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं, उसके बाद मताधिकार का विस्तार हुआ, प्रांतीय इलेक्शन होने लगे, तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। पूर्ण उत्तरदायी शासन मतलब सारे मंत्री जो के पास ही जो आरक्षित विषय वगैरह थे सब उन पर अधिकार प्राप्त हो गए। तो छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, ई रघुवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदी लाल, ऐसे बड़े मशहूर नाम हैं। बाद में रविशंकर शुक्ल साहब तो मुख्यमंत्री बने। तो ये सारे नाम जो है, बैरिस्टर ई रघुवेंद्र राव शिक्षा मंत्री बने। तो यहाँ से नगर पालिकाओं में रिप्रेजेंटेशन, परिषद, जिला परिषदों में रिप्रेजेंटेशन, और बाद में मध्य प्रांत की मध्य प्रांत मतलब उसका राजधानी नागपुर थी, तो मध्य प्रांत में विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन ये सब छत्तीसगढ़ से हुआ। तो ये जो प्रशासनिक एकीकरण था, यह ब्रिटिश शासन का की एक उसका महत्वपूर्ण कार्य था। तो आज का सरगुजा संभाग से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है पूरा छत्तीसगढ़ जो वर्तमान रूप में दिखते हैं, लगभग 1905 से आया, बाद में इसमें सुधार होते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी नेताओं का योगदान, सामाजिक सुधार, ये सब के अलग चैप्टर है, उसके लिए आपसे अलग से वीडियो बनेगी। धन्यवाद।